क्या डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के म्यूचुअल फंड के। आपको अगर पता है कि डायरेक्ट प्लान क्या है, नहीं पता है, तो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के क्या है लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के, और अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है या आपके लिए फायदेमंद है कमीशन दे करके एजेंट के जरिए रेगुलर प्लान में जाना। सो ये बातें बताऊंगा आपको इस वीडियो में और किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लगभग 7 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। छठा पॉइंट पे आपको क्लैरिटी आएगी कि आप किस तरीके से अपने लिए चुने, और 7वां पॉइंट आपको बताएगा कि क्यों आपके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकती। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। हम आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि इंडिया में 20 लाख एजेंट्स हैं इंश्योरेंस के और म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, बट फाइनेंशियल प्लानर्स के नाम पे महज कुछ 100 फाइनेंशियल प्लानर्स ही हैं इंडिया के अंदर। एंड एवरीवन नीड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ही फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है, कम पैसे में भी। और इसीलिए हम लोग आपके लिए चलाते हैं ट्यूसडे से थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे से मनी IQ क्लास। 5 सालों में अलग अलग वीडियोस से जो आप सीखेंगे, महज 3 दिन में आप उतना सीख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है लाइव सेशन में आने का, तो आप रिकॉर्डेड सेशन से भी कर सकते हैं। लाइव सेशन मात्र स्टार्ट होता है 299 से, एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं आपको 499 से। रिकॉर्डेड सेशन में आपको मेरी ई बुक भी मिलती है, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन पार्टिसिपेट इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट प्लान? इसके ऊपर मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसका एंड कार्ड पे, उसका लास्ट में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। बट व्हाट इज डायरेक्ट? कोई भी प्लान आप लें, आपने बैंक से लिया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैंने बैंक से डायरेक्टली एक स्कीम ली है म्यूचुअल फंड की, वो क्या है, डायरेक्ट या रेगुलर? डायरेक्ट और रेगुलर का सीधा सा मतलब है, रेगुलर प्लान के अंदर जो ब्रोकरेज आप देते हैं, और ब्रोकरेज बहुत ज्यादा देते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, बार बार आप कहेंगे क्या बार बार बात कर रहा है, हर महीने जितने साल तक वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, आपके जीवन काल में, आपके जाने के बाद भी आप ब्रोकरेज देते रहेंगे रेगुलर प्लान में। सिंपल। और डायरेक्ट प्लान में वही ब्रोकरेज आपकी रिटर्न में हर साल जुड़ा रहता है। आपके लिए जो मैच्योरिटी में वैल्यू है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ कुछ केसेस में 50% का फर्क होता है। अगर आपको 1 करोड़ मिला मैच्योरिटी पे, उसकी जगह 2 करोड़ मिल सकता है। डिसीजन आपको लेना है, बट उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहले तो आप एक बात जान लें कि आप पहचानेंगे कैसे। अगर आपने बैंक से लिया है, किसी दोस्त से पूछ करके आपने लिया है, किसी ने आपको कोई लिंक भेजा है, ये सारी चीज़ें एजेंट के ज़रिए आपने लिया है, तो आपने किसी ऐसे ऐप से लिया है जिसके अंदर में कोई भी स्कीम आया, उसमें राष्ट्र में रेगुलर प्लान लिखा हुआ है, आपने किसी बहुत बड़े बैंक के डायरेक्ट नाम के कंपनी से लिया है, तो वो भी डायरेक्ट नहीं है, वो रेगुलर प्लान है। आपको याद रखना है, आपकी जो स्कीम होगी, आपने मान लीजिए एक्स कंपनी की स्कीम है, इस स्कीम का नाम है ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप में अगर आपका फंड के आगे लिखा है रेगुलर प्लान, इसका मतलब आप इसमें लगातार पूरी जिंदगी ब्रोकरेज देते रहेंगे। नाम आपने एक बार पूछा है, ये पैसा आप अपने परिवार के नाम कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने आप सेव करते हो, बहुत मेहनत से पैसा बचाते हो। लेकिन हिडन में अगर पैसे चले जाएं, मुझे कमेंट करके लोग बोलते हैं, भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं और लिखते भी हैं इसके अंदर कि हम भी तो ट्रेनिंग बेच रहे हैं। ट्रेनिंग में एक बार आप सीखते हो, लेकिन आप पूरी जिंदगी पैसे बचाते हो अपने। लेकिन यहां पे एक बार आपने नाम पूछ लिया, ये तो साहूकारी है ना। रिसर्च फॉर फंड सिलेक्शन, सबसे पहले प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब आप फंड सिलेक्शन करते हैं, तो हम इसको इस तरह से देखें कि आप जब इसको करोगे तो आप कैसे करोगे, और जो आपका एडवाइजर, एजेंट एंड बैंक, इन 3 जगहों से आप ये एडवाइस लेते हैं, वो कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपका कोई भी एडवाइजर इसको कर रहा है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम देते हो, I started my career as a म्यूचुअल फंड एजेंट। 2004 की बात है।
आप सोचो, हमें बताया गया कि एग्जाम देना है, एग्जाम देके आप पास हो जाओ, उसके बाद आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, ये वाली चीजें बेचो। वेयर इज फाइनेंशियल प्लानिंग? बोल दिया गया 3 साल की स्कीम है, आप इक्विटी दे दीजिए, कुछ नाम दे दिया जिसके साथ एम्पैनलमेंट है वो दे देना है। सो आप जब किसी से पूछते हो, चाहे वो बैंक हो, एजेंट हो, एडवाइजर हो, उनके पास वो लिस्ट कहां से आई, वो रिसर्च कैसे आई? जिस कंपनी में उसका एम्पैनलमेंट है उस कंपनी की वो बात करेंगे। आप बैंक में जाओगे, बैंक अगर आईसीआईसीआई होगा तो आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को बेचेगा, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को बेचेगा, एसबीआई एसबीआई म्यूचुअल फंड को बेचेगा। आप कहां हो? सिलेक्शन का बेसिस क्या है उनका? एडवाइजर के पास एक लिस्ट है, एजेंट के पास एक लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है उसको देना है, और पास्ट परफॉर्मेंस वो वेबसाइटों से निकलती है, तमाम अलग अलग वेबसाइटें हैं जिससे आप निकाल सकते हो। सो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। सो आप अगर उन वेबसाइटों से ही आपको देखना है तो आप भी देख सकते हो। देखना क्या है हमको? इक्विटी फंड है तो मिनिमम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी एनएफओ के चक्कर में मत पड़िए, न्यू फंड के चक्कर में मत पड़िए, तमाम उलझुल बातें यहां पे बताई जाएंगी, लेकिन आप खुद सिलेक्शन कर सकते हैं। बिकॉज रिसर्च की अगर बात करूं तो ऑनेस्टली सेइंग जस्ट 5% ऑफ द एडवाइजर्स आर गुड, और ये आपके पास नहीं होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल तय है। अगर आपका करोड़ों का पोर्टफोलियो नहीं है, आप नाम पूछते हो स्कीम का, उसके बाद 20 साल तक आपने कोई सर्विस नहीं लेनी है। जिन लोगों के पास करोड़ों की एसेट है, जिनको हर महीने रिव्यू, हर क्वार्टर में रिव्यू करना होता है, वहीं पे इसकी वर्थ है कि वो एडवाइजर को रखें। आपकी लाइफ में इसकी ये सूटेबल नहीं है आपकी लाइफ में। सो रिसर्च की अगर बात करूं तो आप वेबसाइटों से उसको कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। बट आपको मोटा मोटा एक बात ध्यान रखनी है, इक्विटी इज फॉर लॉन्गर पीरियड। सो मेरी जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड की जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको फंड सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू, ये एक दूसरा ऐसा पार्ट है जहां पे आपको एडवाइजर, बैंक और ये सब बोलते हैं कि आपके पास में जो भी फंड्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। बेसिस क्या है? अगेन ब्रोकरेज, पुराना पैसा निकाल दो, नया पैसा फिर दूसरे स्कीम में डाल दो क्योंकि दूसरी कंपनी ज़्यादा ब्रोकरेज दे रही है। सो अगर ये बेसिस है, क्यों? कितने एडवाइजर हैं इंडिया में? अगर एमपी का एग्जाम देके वो एडवाइजर होते तो सेबी बोलता है कि आप एडवाइजर लिखो, सेबी तो बोलता है आप डिस्ट्रीब्यूटर लिखिए। सो दे कैन राइट एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर नॉट एडवाइजर्स। एंड 5% एडवाइजर्स आपकी लाइफ में नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू रिव्यू। बैंकर को, एडवाइजर को रिव्यू करना, एजेंट को, म्यूचुअल फंड एजेंट को और बैंकर को, म्यूचुअल फंड एजेंट और बैंकर को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना नहीं आता, बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, इट टेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पैसा है आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आपको डेट फंड भी चाहिए, इक्विटी फंड भी चाहिए, एसआईपी भी चाहिए, बट क्या बेसिस है? बेसिस है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके गोल्स, और ये आपके एडवाइजर को नहीं आता। सो आज की अगर मैं बात करूं तो इनको भी नहीं आता और आपके पास भी इसका उपाय नहीं है। सो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी ही पड़ेगी, और दुनिया में कोई भी इंसान आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पढ़ेगा। सो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद ही कर पाएंगे, क्योंकि कम पैसे में अगर मुझको अपनी वेल्थ बनानी है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मैं आपसे पूछूं आपको, आप वेल्दी हो गए कैसे पता चलेगा? आप फाइनेंशियली फ्री हो गए कैसे पता चलेगा? 45 की एज पे, 50 की एज पे, 55 की एज पे, हाउ विल यू डिफाइन इट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लाइफ। सो रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही साइड पे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, चाहे आप एडवाइजर के साथ कर रहे हैं, चाहे अपने लिए कर रहे हैं। देन एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन इज कि आपको कितना पैसा किस स्कीम में डालना है, आपको पीएफ में कितना डालना है, आपके पास गोल्ड कितना होना चाहिए, आपका घर अगर है तो घर को एसेट में लेंगे भी या नहीं, आपके पास में अगर आपने ज़मीन खरीदी है, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, इक्विटी खरीदा है, एफडी खरीदा है,
पीएफ में कितना पैसा है। सो सारी चीज़ों में आपने प्लान किया है या आपने बाय डिफॉल्ट इकट्ठा कर लिए, आपने तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो कलेक्ट किया है हमने। सो कलेक्ट करने की बजाय क्या हमने प्लान किया, एलआईसी लेनी चाहिए थी या नहीं। सो टर्म प्लान अपनी जगह पे, बट एलआईसी की ज़रूरत थी अगर वेल्थ बनाने के लिए। अगर आपने लिया हुआ है, यू नीड टू लर्न फाइनेंशियल प्लानिंग, सिंपल। अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपका पैसा एफडीज में, अगर आप 10 साल से एफडी में पैसा रख रहे हो, यू नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपके घर में गोल्ड है ठीक ठाक मात्रा में, यू नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों, कुछ गलतियां हैं। सो ओवरऑल रिटर्न क्या आ रहा है आपकी लाइफ का। सो आपने तो तमाम इन्वेस्टमेंट अलग अलग किए हैं 100 रुपए में से। सो कुछ पैसा किसी इंस्ट्रूमेंट में, कुछ किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, बट टोटल में आपको साल के अंत में महंगाई से ऊपर रिटर्न आ रहा है या महंगाई के बाद माइनस में आ रहा है। तो फ्रेंड्स 99% लोगों को ये रिटर्न कम आता है। अब बात आती है जब एडवाइजर या बैंकर की, डू दे डू एसेट एलोकेशन। भाई अगर उनके पास लास्ट में एक लिस्ट है बेचने के लिए, तो आर दे रियली बॉदर्ड कि आपका पीएफ का पैसा कहां जाना चाहिए। ईपीएफओ में आपको क्या करना है ये इनको पता भी है नहीं। सो डोंट बॉदर योर सेल्फ, ये पार्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे यहां पे तो एक लिस्ट है कि ये आपको बेचना है। सो नो वन इज इंटरेस्टेड। सो एसेट एलोकेशन भी जो हमें लगता है कि एडवाइजर करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। देन अगला प्रॉब्लम किसके लिए है, फॉर पीपल हु हैव इन्वेस्टमेंट्स इन रेगुलर प्लान, पहले से चला आ रहा है। मेरे पास एसआईपी है, आपके पास एसआईपी है, पुरानी एसआईपी है, क्या करें भाई। अल्टीमेटली अगर आपके पास पुराना इन्वेस्टमेंट है तो आपके मन में एक सवाल उठता है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। पहला सवाल आपके मन में क्या आता है कि इस एसआईपी का क्या करूं। सो ऑप्शन इज स्टॉप कर दीजिए। पुराना एसआईपी पड़ा हुआ है, अमाउंट उसमें रखा है, क्या करें। सो इसको डिटेल में आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाने हैं। अब आप सोचो, आपको 1 करोड़ रुपए बचाना है, हम कहते हैं 10 लाख रुपए गिरे से गिरी हालत में आपको 10 लाख रुपए बचाना है। ये अगर 10 लाख बचाना है तो ये पेन कौन लेगा, ये पेन आपका पड़ोसी नहीं ले सकता, ना एडवाइजर लेगा। सो ये सर्विस तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी और इसी के लिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर दूसरे लोगों की बात करूं, दे इमीडिएटली स्टॉप गिविंग सर्विसेज। जो भी सर्विस आपको मिल रही है, इसको आज की डेट में सर्विस आप मानिए ये बंद हो जाएगी। याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, यू नीड टू डिसाइड आपका जो प्रेजेंट एडवाइजर है वो आपको वैल्यू एडिशन दे पा रहा है या सिर्फ नाम बताया है। सो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन अदर देन नेम। सो यू नीड टू डिसाइड दैट पार्ट। यहाँ पे आपके लिए सवाल उठता है कि जो यूनिट्स आपकी बची रह गई, उन यूनिट्स का क्या करना है, नई एसआईपी होगी तो उसका क्या करना है। सो न्यू वाली ऑब्वियसली आप डायरेक्ट में ही करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट में आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। सो ये आप करते हैं। देन आता है टैक्सेशन का। सो जब मैं टैक्सेशन की बात करूं, यहाँ पे 2 पार्ट आ जाते हैं अगेन। क्या आपका एडवाइज़र हर साल 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री गेन आपको दिलाता है या नहीं दिलाता है, क्या मार्च के महीने में ये काम करवाता है। अगर नहीं कराया, उसको खुद आइडिया नहीं है। सो टैक्सेशन को ध्यान में रखिए। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है इसके ऊपर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। सो अगर आपको वाकई वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको ये पार्ट भी आपको ही सीखना पड़ेगा। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, अगर 12 महीने से कम की यूनिट्स हैं हमारे पास, सो इस पे हमको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारे पास 12 महीने से ऊपर की यूनिट्स हैं तो उस पे हमको 10% का टैक्स देना पड़ेगा अबव द अमाउंट ऑफ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उस पे हमको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख का टैक्स आपका हर साल फ्री होता है। लेकिन ये वीडियो देख के इमीडिएटली स्विच मत कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। एग्जिट लोड का भी पॉइंट आता है। 12 महीने का, अगर 12 महीने से कम के यूनिट्स हैं तो एग्जिट लोड भी आएगा आपका।
सो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, अगर बहुत बड़ा पैसा हो गया है तो फिर आप कहोगे आपके पास तो गेन ही गेन 15 लाख का है, उसके ऊपर भी तो आपको क्वेश्चन है कि कितना टैक्स लगेगा। इसीलिए डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है आपके लिए। देन एक बात आती है मार्केट अप एंड डाउन। जब मार्केट अप या डाउन है, इसका पता आपको कैसे चलता है कि आपको पैसा रखना है या निकालना है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एक ही प्रॉब्लम मुझे फील हुई पिछले इतने सालों में, 17 सालों से देख रहा हूं। ये इंडस्ट्री कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप पैसा मत डालिए, ये हमेशा लोग बोलेंगे आपसे कि पैसा डाल दीजिए। सो अगर मार्केट अप दिखेगी तो बोलेंगे 10 साल के लिए डाल दीजिए, मार्केट डाउन दिखेगी तो बोलेंगे 3 साल के लिए डाल दीजिए। बट आपसे इन्वेस्टमेंट करने को ये हर हाल में बोलेंगे बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज। आपको खाली क्या करना है, आपको मार्केट अप डाउन देखने की बजाय होल्डिंग पीरियड रिटर्न के ऊपर जाना चाहिए। आपका रिटर्न किसी भी स्कीम में जो भी आए, इंसान को मिलता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एक स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन उस स्कीम के अंदर किसी इन्वेस्टर ने जो रिटर्न बनाया वो कितना है। सो वो आपको मिलता है आप कितने ड्यूरेशन के लिए पैसा डालते हैं, इसके बेसिस पे। सो एवरीथिंग शुड बी मैप्ड विद योर गोल्स। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसी से जोड़ करके ये इन्वेस्टमेंट को आप चलें, तभी आपके लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि मार्केट का अप एंड डाउन अगर आपके एडवाइजर बैंकर इनको पता होता तो ये जॉब नहीं करते। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। अगर किसी को ये बात पता है दुनिया में कि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी या नीचे गिरेगी ही गिरेगी, वो दूसरे को एडवाइस क्यों देगा? संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। सो स्टे सेफ, केयरफुली देखने की जरूरत है। नाउ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज की साइड से। क्या म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री आपको सर्व करने के लिए बैठी है? तो याद रखिएगा, दे डोंट हैव बैंडविड्थ टू हैंडल यू डायरेक्टली। दैट इज वाई दे हैव देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर एजेंट्स। अब आपका पॉइंट क्या है, ये आपको सर्व नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 करोड़ से नीचे की वैल्यू है तो दे विल नेवर एंटरटेन यू, नेवर। दे डोंट हैव बैंडविड्थ। 50-50 आदमी की टोटल कंपनी होती है, 3 आदमी एक ब्रांच में होता है, 4 आदमी होता है। सो जो बड़ी एएमसीज हैं वो तो हैंडल कर सकती हैं फिर भी, लेकिन वो भी कम है अपने आप में। सो आपको ही पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सीखना पड़ेगा आपको। और ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको पूरी लाइफ करने की जरूरत है। क्यों? 17 सालों में पाया फाइनेंशियल प्लानर्स इंडिया में है नहीं। सो आपको ही अपना फाइनेंशियल प्लानर बनना पड़ेगा। इसकी शुरुआत सिर्फ 3 दिन से हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप 15 साल से करते आए हैं, क्या हुआ, क्या डिपेंड हो सकते हैं उसके ऊपर? अगले 15 साल भी इसी तरह से इन्वेस्ट करेंगे क्या? 5 साल की पढ़ाई 3 दिन में करके अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करना शुरू करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग टुडे।